वर्ल्ड एक्सप्रेस में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा लिखी विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणियां एवं समाचार जो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक ऑनलाइन पूर्ण बैठक आयोजित की और कार्यकारी समिति की सिफारिश के आधार पर IBA की मान्यता को रद्द करने का निर्णय लिया। बॉक्सिंग 1904 से एक ओलंपिक खेल रहा है। हालांकि शासन, रेफरी, वित्तीय पेशेवर, नैतिकता और अन्य मुद्दों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 में IBA की मान्यता को निलंबित कर दिया और बाद में IBA को टोक्यो ओलंपिक खेलों और पेरिस ओलंपिक खेलों की मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं को चलाने से अयोग्य घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने IBA के लिए कई सुधारों की मांग की है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि वे IOC द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रही है। इसलिए IOC कार्यकारी समिति सिफारिश करती है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पूर्ण सत्र IBA की मान्यता को रद्द कर दे। मुक्केबाजों और मुक्केबाजी स्पर्धाओं के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्ण सत्र ने कार्यकारी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर अगले साल पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी प्रतियोगिता को बरकरार रखा है। सफलता और असफलता, आशा और निराशा, यह हमारे जीवन में सतत शाश्वत विषय है। हालांकि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अनिवार्य रूप से आत्म अस्वीकार और पछतावा जैसी नकारात्मक भावनाओं में जूझते रहते हैं और खुद को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। हालांकि नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन के लिए फायदेमंद नहीं हैं। दूसरों की उपलब्धियों पर बहुत अधिक ध्यान देना बंद करना, अपने लिए बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित मत करना और हद से अधिक चिंता न करना, ये बहुत आवश्यक है। नकारात्मक मनोविज्ञान का अक्सर समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक सामाजिक भावनाएं न केवल नकारात्मकता और चिंता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि सामाजिक वातावरण को तनावपूर्ण और अस्वास्थ्यकर बना देती है। एक व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं अक्सर अपनी कमियों और गलतियों पर अत्यधिक जोर देने से उत्पन्न होती हैं, जो आत्म इनकार को और गहरा कर देती हैं और दूसरों के स्वयं के नकारात्मक मूल्यांकन पर बहुत अधिक ध्यान देने से व्यक्ति की आत्मा और अधिक नाजुक बन जाती है। हम देखते हैं कि उथल-पुथल समाज में यह अक्सर होता है। उधर स्वस्थ मन न केवल सभी के जीवन में बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक जीवन की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें अपनी कमियों और गलतियों का शांति से सामना करना सीखना होगा। आपको दूसरों के अपने बारे में किए गए मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके प्रति अति संवेदनशील होना अनावश्यक है। लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, जो विकास की अपनी क्षमता को सीमित करता है। कम आत्मसम्मान और कायरता लोगों को आत्मविश्वास और साहस खो सकती है, जिससे वह चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने में असमर्थ है। दूसरों के साथ बार बार तुलना करना किसी की खुद की सफलता को नकार कर सकता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। इसलिए हमें खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और अपने विकास लक्ष्यों के अनुसार दूसरों के साथ सार्थक सहयोग करना चाहिए। किसी देश या समाज का मनोविज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के मनोविज्ञान का सारांश है। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय चरित्र प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र का संश्लेषण है। समाज का स्वस्थ विकास सभी लोगों के सकारात्मक मनोवैज्ञानिक से अविभाज्य है। हमें नकारात्मक भावनाओं और अस्वास्थ्यकर मानसिक आदतों को त्याग देना चाहिए। जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण सभी लोगों के सुंदर और सुखी जीवन को बढ़ावा देता है और सभी लोगों का स्वस्थ व्यक्तित्व पूरे समाज के सुचारू विकास को भी बढ़ावा देगा। वृद्धावस्था में प्रवेश होने के बाद बहुत कठिन समय आया है, क्योंकि बुजुर्गों को स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता खोने का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने दैनिक जीवन में दूसरों की देखभाल स्वीकार करनी पड़ती है और कुछ को आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जिन बुजुर्गों के पास पर्याप्त पारिवारिक सहायता नहीं है, उनके लिए वृद्धाश्रम या नर्सिंग होम आदि कल्याण गृहों में रहना एक आवश्यक विकल्प है। कुछ बुजुर्ग लोगों के पास अपने जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि होती है,
लेकिन उन्हें अपने बुढ़ापे का अकेलापन और उजाड़पन झेलना पड़ता है। जब वे अस्वस्थ होते हैं तो उनकी मदद के लिए आसपास कोई नहीं होता है और ऐसी खबरें भी आती हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग बिना किसी को पता चले घर पर ही मर जाते हैं। इन बुजुर्गों के लिए नर्सिंग होम में रहना सही विकल्प है। बेशक नर्सिंग होम में रहना मुफ्त नहीं है। अलग अलग चार्जिंग स्तरों के अनुसार नर्सिंग होम में विभिन्न ग्रेड हैं। कुछ बुजुर्ग लोग घर पर नानी की मदद में दैनिक जीवन की देखभाल करवाना पसंद करते हैं। किसी मायने में नर्सिंग होम और किंडरगार्टन एक ही चीज़ है। दोनों उन लोगों की देखभाल के लिए है जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में आदमी अपनी शैशव अवस्था में लौट आता है और दूसरों की देखभाल के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। हालांकि नर्सिंग होम में बुजुर्गों को कुछ असामान्य दबावों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके आसपास के लोगों के साथ संबंध निपटाना, आहार और रहन सहन की आदतों को समायोजित करना है और रूममेट्स की मृत्यु के डर का सामना करना पड़ता है। इसमें नर्सिंग होम में कार्यरत नर्सों के साथ संबंधों को भी सावधानी के साथ व्यवहार करना है। रसोइया और नर्सों को कुछ बोनस देना पड़ता है, नहीं तो संतोषजनक सेवाएं प्राप्त करना भी मुश्किल है। बुजुर्ग एक विशेष समूह है और उनके अधिकारों की अन्यायपूर्ण उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब वे युवा थे तब उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान पेश किया और अब जब वे स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता खो देते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ जीने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें पर्याप्त भौतिक सामान, अच्छा इलाज और समय पर चिकित्सा उपचार शामिल है। यदि आप घर पर बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं तो बच्चों और एक नानी की मदद में परिवार ही में रहना सबसे अच्छा तरीका होता है। कुछ बुजुर्ग लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के विकास पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन रोबोट घर में बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं, पर कामना है कि उस समय ज़्यादातर बुजुर्गों के लिए रोबोट सेवाएं काफ़ी सस्ती होंगी। जनसंख्या आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है और राजनेताओं के लिए आर्थिक नीतियां बनाने में यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर भी है। लेकिन हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के चलते युवा लोगों में बच्चे पैदा करने की इच्छा कम होती जा रही है। 2022 में चीन की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, जबकि भारत में महिलाओं की प्रजनन दर भी साल दर साल घट रही है। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों की सरकारों ने ऐसी नीतियां भी पेश की हैं जो बच्चे पैदा करने वालों को इनाम देती है, लेकिन फिर भी वे जनसंख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को उलट नहीं कर सकती हैं। अप्रवासियों के बिना अमेरिका में प्रजनन दर भी बहुत कम है। अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा और जनसंख्या की गिरावट देश की अर्थव्यवस्था और नीतियों को सीधे प्रभावित करती है। दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, फ्रांस और अन्य विकसित देशों में कम जन्म दर का सामना किया गया है। प्रवृत्ति यह प्रतीत होती है कि जब अर्थव्यवस्था विकसित होगी और लोगों का शिक्षा स्तर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जन्म दर में गिरावट आएगी। मतलब यह है कि जीवन समृद्ध होने और शिक्षा के स्तर में सुधार होने के बाद लोग बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं हैं। कारण यह हो सकता है क्योंकि शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ लोगों की आत्म मूल्य को आगे बढ़ाने की इच्छा मजबूत होती है और स्वतंत्र महिलाएं अपने मुख्य जीवन के रूप में बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं होती हैं। एक और भी महत्वपूर्ण समस्या यह है कि औद्योगिकृत समाजों में बच्चों की परवरिश करना अधिक महंगा है। औद्योगिक समाज में लोगों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और समय ही एक संसाधन बन गया है। साथ ही आवास की कीमतों, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल के भारी बोझ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूरी दुनिया में आर्थिक विकास के साथ साथ आवास की कीमतों में वृद्धि भी होती रहती है। उदाहरण के लिए नई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आवास की कीमतों के लिए एक बड़ा बोझ है। आवास की कीमतों में वृद्धि स्पष्ट है, जो शहर में रहने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा बोझ है। इसके अलावा तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण अपने बच्चों को एक प्रतिष्ठित स्कूल में भर्ती करवाने की इच्छा तेजी से बढ़ रही है। तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ पैदा होने वाले नकारात्मक प्रभाव चीन और भारत दोनों में स्पष्ट है। आर्थिक विकास लोगों के कल्याण में सुधार के लिए है, न कि इसके विपरीत। इसलिए आर्थिक विकास के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना और आम समृद्धि को साकार करना अनिवार्य है।
चीन और भारत जैसे भारी आबादी वाले देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार प्रतियोगिताओं की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली आबादी के साथ आधुनिकीकरण का समर्थन करना आवश्यक है। भारत की जानी मानी फिल्म निर्माता और एक्टर नंदिता दास ने हाल ही में जूरी सदस्य के रूप में 25वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए चीन की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई शहर का दौरा किया। चीन की मुख्य मीडिया संस्थानों में एक चाइना मीडिया ग्रुप CMG के साथ एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने शंघाई शहर के बारे में अपने विचार साझा किए और भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक अंतराल को पाटने में सिनेमा की शक्ति पर अपने विचार व्यक्त किए। नंदिता दास, जो फिराक और मंटो जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, ने पहली बार शंघाई जाने के बारे में अपना उत्साह और खुशी जाहिर की। उन्होंने शंघाई शहर में पुराने और आधुनिक तत्वों के अद्भुत मिश्रण पर प्रकाश डाला और भारत के मुंबई शहर से तुलना की। उन्होंने कहा, शंघाई एक जीवंत टेपेस्ट्री की तरह है जो मुंबई की तरह ही परंपरा और नवीनता का सहज मिश्रण है। भारतीय फिल्म निर्माता विशेष रूप से शंघाई के पाक व्यंजनों और यहाँ के लोगों में गर्मजोशी भरे आतिथ्य से प्रभावित हुई। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान मिले सकारात्मक अनुभवों पर जोर देते हुए कहा, यहाँ का खाना अद्भुत है और लोग अविश्वसनीय रूप से मिलनसार हैं। रूस की प्राइवेट आर्मी वेगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर सुझाव को स्वीकार कर लिया। जानकारी के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सहमति के बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से बात की, जिसके दौरान अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस में वेगनर की सैन्य कार्रवाइयों को रोकने और तनाव कम करने के लिए आगे के कदम उठाने की सिफारिशें की थी। इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। उसके बाद प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को मॉस्को की तरफ बढ़ने से रोका और सैन्य अड्डे पर वापस लौटने का आदेश दिया। इसके अलावा पुतिन ने यह भी गारंटी दी है कि प्रिगोजिन बेलारूस जा सकेंगे, साथ ही वेगनर प्रमुख के खिलाफ लगे आरोप भी हटा दिए जाएंगे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति का प्रेस कार्यालय ने 24 जून की रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा था कि उस दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रूस के घरेलू हालात की जानकारी दी। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच वर्तमान तनाव को कम करने के लिए संयुक्त कदम उठाने पर आम सहमति बनी थी। इसके बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वेगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन के साथ फ़ोन पर बातचीत की। बातचीत में इस विषय पर सहमति बनी है कि किसी भी पक्षों को रूस की धरती पर खूनी नरसंहार की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही एक ऐसा समाधान तैयार करें जो सभी पक्षों के लिए फ़ायदेमंद और स्वीकार्य हो और ये समाधान वेगनर ग्रुप के सदस्यों के लिए सुरक्षा प्रदान किया जा सके। फ़ोन बातचीत के कुछ देर बाद प्रिगोजिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि वेगनर ग्रुप के सदस्यों ने रूस में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को रोककर अपने फील्ड शिविरों की ओर लौट गए हैं। प्रिगोजिन ने लिखा था कि मुझे रूसियों का खून बहाने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ है, इसलिए हमने पीछे हटने का फैसला लिया है और हम योजना के अनुसार अपने फील्ड शिविरों की ओर लौटेंगे। उधर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 24 जून की रात को कहा कि अंततः वर्तमान स्थिति बिना किसी और नुकसान और वृद्धि के लिए स्थिर हो गई है। 24 जून को विद्रोह के कारण घोषित आतंकवाद विरोधी अभियान भी निकट भविष्य में रद्द कर दिया जाएगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है एक खास खबर। रूस की प्राइवेट आर्मी वेगनर ग्रुप के सदस्यों ने स्थानीय समयानुसार 24 जून की रात को अपने सभी भारी हथियारों के साथ रूस के रोस्तोव शहर को छोड़ दिया। बता दें कि रूस के दक्षिणी सैन्य जिले का सैन्य मुख्यालय रोस्तोव शहर में ही मौजूद है। इससे पहले वेगनर ग्रुप के सदस्यों ने इस सैन्य मुख्यालय को अपने नियंत्रण में ले लिया था। रूस के रोस्तोव ओब्लास्ट के गवर्नर वसीली गोलुबेव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए इसकी पुष्टि की है। वसीली गोलुबेव ने लिखा है कि वेगनर ग्रुप के सदस्य रोस्तोव शहर को छोड़कर अपने फील्ड शिविरों की ओर लौट गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा समाप्त कर ली है। 2014 के बाद से उन्होंने 6 बार अमेरिका का दौरा किया।
पर इस यात्रा को पहली बार राज्य यात्रा के स्तर तक बढ़ाया गया। अमेरिकी कांग्रेस में भाषण देने के अलावा दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी और सैन्य उद्योगों में सहयोग पर कई समझौतों पर भी अपने हस्ताक्षर किए। अमेरिका और भारत के बीच साझा मूल्यों के बारे में भी खूब प्रचार किया गया है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच जो संबंध हैं वह दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच का है, लेकिन इस दावा के पीछे व्यवहारिक उद्देश्य स्पष्ट है। एक तरफ यूक्रेन संकट ने अमेरिका को शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय हॉट स्पॉट का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर चीन के खिलाफ दबाने से अमेरिका को मुश्किल दुविधा नजर आ रही है। इस समय अमेरिका को हिंद महासागर में एक शक्तिशाली सहायक प्रदान करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ेगी। अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए अमेरिका भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड तथा घनिष्ठ भारत रूस संबंधों को भी नज़रअंदाज कर सकता है। अमेरिका और भारत की राजनीतिक प्रणालियां उसकी स्थापना के बाद से ऐसी होती रही हैं, लेकिन दोनों के बीच संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। 1950 के दशक में भारत के दिवंगत महान नेता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीनी नेता के साथ संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के अमर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी अपनी अग्रणी भूमिका को निभाया, जिसके कारण से अमेरिका की आंखों में भारत लंबे समय से एक अवांछित देश रहा था। हालांकि अपने बड़े रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका उन चीज़ों को चुनिंदा रूप से भूलने का आदी हो गया है जिन पर उसने एक बार और जोर दिया है। अमेरिका ने भारत को उन्नत सैन्य उपकरणों की एक श्रृंखला प्रदान की है, जो हो गया है। अमेरिका का मूल उद्देश्य कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामले पर अपने पक्ष में खड़ा होने दिया जाएगा। राजनीतिक नेताओं द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेश नीति बनाना सही है, पर साझा मूल्यों के नाम पर स्वतंत्र नीति को छोड़ना सही नहीं। भारत एक विशाल विकासमान देश है जो बाजार, ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी और कच्चे माल के क्षेत्र में बाहरी दुनिया पर बहुत अधिक निर्भर है। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत और अमेरिका के बीच समानता नहीं है। उधर भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश भी है। कई देश विदेशी कारणों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के भंवर से दूर रखकर अपने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्षता की कूटनीतिक रणनीति भारत की सबसे बहुमूल्य आध्यात्मिक और कूटनीतिक विरासत है। स्वतंत्र गुटनिरपेक्ष नीति अपनाना भारत के सर्वोत्तम हित में है। यह भारत के बुद्धिमान नेताओं द्वारा राष्ट्र के मौलिक हितों के आधार पर लिया गया सबसे मूल्यवान राजनीतिक निर्णय है और इसकी ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा पुष्टि भी की गई है। बारिश से प्रभावित भारत के असम में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। 23 जून को असम में 1300 से अधिक गांव में बाढ़ आ गई और लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए। 14,000 हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई और बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई बांध, पुल और सड़कें बाढ़ से बह गईं और कई प्रमुख स्थानीय नदियां चेतावनी जल स्तर को पार कर गई हैं। स्थानीय समय के अनुसार 24 जून 2023 को अमेरिका के मोंटाना की स्टिल वाटर काउंटी में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। अब तक कोई हताहत होने की खबर नहीं मिली है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जब एक ट्रेन पुल से गुजर रही थी तब पुल ढह गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के कई डिब्बे नदी में गिर गए और डिब्बों में लदा पेट्रोलियम ईंधन नदी में लीक हो गया।